हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाजिल सर क्लासेस। और कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे घर पे। अब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको एक काम करना है। क्या काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए अब टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहे थे, तो आज उसमें हम बात करेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी, या इसी को हम बोल देते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन कंपटीशन में इसके क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं, नॉर्मल लेवल तक हम इसको डिस्कस करते हैं। तो समझो ध्यान से कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है। उससे पहले अगर कोई बच्चा जानता है तो बताए, अपने आप को ही बता ले, वो समझे कि मुझे बता दिया, और नहीं जानते तो इधर देखो ध्यान से। तो बेटा आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालना, आयोनाइज कर देना किसी चीज को। आयोनाइज तो समझते होगे, किसी चीज में से इलेक्ट्रॉन को निकाल देना, मतलब उसको आयोनाइज कर देना। एंथैल्पी स्टैंड फॉर एनर्जी। कौन सी एनर्जी? एक मोल इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाएगी। एंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी फॉर वन मोल। एनर्जी फॉर वन मोल, एक के लिए एनर्जी, दो के लिए एनर्जी, तीन के लिए एनर्जी। अब वही तुम एक मोल सब्सटेंस पे करोगे तो वो एंथैल्पी बन जाएगा। अब इसको समझो, इसका मतलब क्या हुआ? कोई तुम्हारे पास एटम है, सोडियम है सपोज, ठीक है, वही कैसा है? गैसियस फॉर्म में होगा। अब इसमें से तुम्हें इलेक्ट्रॉन को निकालना है। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बेटा तुम क्या करोगे? इसको एनर्जी दोगे। कोई एटम है, ये उसका वैलेंस शेल, ठीक है, निकलेगा कहां से? वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकल गया। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तुमने क्या करा था? कोई एनर्जी दी थी। अब यही जो एनर्जी है, इसी को हम क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि ये एनर्जी तुमने आयोनाइज करने के लिए दी है, एटम को आयन में कन्वर्ट करने के लिए दी है, इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर हो गई बेटा यहाँ तक बात? तो सुन लो ध्यान से। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, तो लिखो इसको, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द amount of energy required to remove an electron from isolated gaseous atom in its ground state, तो सुनो बेटा ध्यान से। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम फ्रॉम वन मोल, चाहो तो लगा दो, फ्रॉम वन मोल आइसोलेटेड गैसियस एटम in its ground state is called आयोनाइजेशन एंथैल्पी, या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल। बात समझ में आ गई? जैसे हमने आपको बताया, सोडियम था, आइसोलेटेड मतलब अकेला बिल्कुल, गैसियस फॉर्म में मतलब गैसियस, और निकलेगा भी कहाँ से? वैलेंस शेल में से। अब इसमें से तुम्हें इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो जो एनर्जी तुम उसको दोगे, जो एनर्जी इसको प्रोवाइड करोगे, उसको हम क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई ना बात समझ में? सिंपल लैंग्वेज में बात सुन लो बस। किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसको हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब इसमें कुछ वर्ड यूज हुए हैं, जैसे कि वन मोल, एक को निकालोगे, दो को निकालोगे, तीन को निकालोगे, ऐसे एक मोल एटम। एक मोल का मतलब क्या होता है? 6.022 10 की पावर 23 एटम्स को निकालने के लिए, एक को निकालने के लिए, दो को, एक को निकालने के लिए कुछ एनर्जी यूज हुई, दो तीन चार सबको मिला दो, तो वो जो सम ऑफ एनर्जी होगा उसको हम बोलेंगे एंथैल्पी। एंथैल्पी का मतलब ये है कि वन मोल की बात हो रही है, ठीक है? समझ में आ गई यहाँ तक बात? और फिर क्या बताया? आइसोलेटेड मतलब अकेला एटम, पूरा मेटल ना हो, एक ही एटम की बात होगी इसके अंदर, ठीक है? और कैसा हो? ग्राउंड स्टेट में हो, गैसियस फॉर्म में हो, ठीक है बेटा? गैसियस फॉर्म में होगा और ग्राउंड स्टेट। ज्यादा नहीं बता रहा, इतना काफी है बस। क्लियर हो गई ये बात आपके?
बस, और ज़्यादा कुछ नहीं समझ में आ रहा तो एक बात ध्यान रखो, किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दोगे वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, बात खत्म। ठीक है बेटा, अब हम ये देखते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो नेक्स्ट हम बात करें आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स ऑन, नेक्स्ट पॉइंट इसका, इट डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स ऑन, सबसे पहला इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर चार्ज। पहला फैक्टर है इसका न्यूक्लियर चार्ज। तो बेटा नेक्लियर चार्ज पे कैसे करेगी, अब तुम खुद बताओ, सोच समझ के मुझे बताओ। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या था, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही मुश्किल होगा, होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगी, उसको ब्रेक करने के लिए उतनी ही ज़्यादा एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी। तो क्या समझ में आया इससे आपके, इसके ये समझ में आया कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी increases with increase in न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है बेटा, न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। NC स्टैंड फॉर न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है बेटा, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी होगी। सेकंड फैक्टर क्या था इसका, सेकंड फैक्टर था एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई को जान लो बेटा, तुम बताओ मुझे, हाँ तुम जो सुन रहे हो ध्यान से, ये बताओ जिसका रेडियस ज़्यादा है, सपोज एक है ये, ठीक है, इसका रेडियस है ये, और एक तुम्हारे पास है यहाँ पर ये, तो बताओ जिसका रेडियस ज़्यादा है उसमें से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा या जिसका कम है उसमें से जल्दी निकलेगा। बताओ बेटा, जल्दी बताओ किस में से जल्दी निकलेगा। बता दिया अपने आप को, अब मेरी बात सुन लो। तो जिसका, सुनो ध्यान से, जिसका रेडियस कम है उसमें पास में होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तो ज़्यादा होगी, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। आई बात समझ में, नहीं आई तो ये मजाक था। तो देखो, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो हमें इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, यहाँ पर दूर है बहुत, इसका इससे दूर का वास्ता है, दूर का रिलेशन है, तो यहाँ क्या होगा, हल्की सी तुम भड़काओगे इसको तो ये इनकी दोस्ती टूट जाएगी। तो बात समझ में आ गई, जितनी अच्छी फ्रेंडशिप, जितना पास, जितना छोटा रेडियस उतना पास, जितना पास उतना ही ज़्यादा अट्रैक्शन, जितना अट्रैक्शन तो उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई, यहाँ पर तुम्हें ज़्यादा चुगली करनी पड़ेगी इनके बीच में आग लगाने के लिए, यहाँ कम करनी पड़ेगी। क्लियर, यहाँ तक बात आ गई ना, बात समझ में, नहीं आई दोबारा देख लो। तो देखो बेटा, हमने क्या कहा कि, मैं लिख दे रहा हूँ इसको, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आप खुद भी लिख सकते हो वैसे तो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन INC, मतलब इंक्रीज इन AR मतलब एटॉमिक रेडियाई। ठीक है बेटा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, क्या क्लियर हो गया, क्लियर ये हो गया आपका कि जो आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था किसके, एटॉमिक रेडियाई के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, आपका न्यूक्लियर चार्ज के। यही तो क्लियर हुआ है ना बेटा, इतनी बात समझ में आ गई ना, क्लियर है एकदम, लिख लो इसको। तो देखो बेटा, लिख लिया ये, अब यहाँ दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो ऊपर करप कर देते हैं, ऊपर करप कर देते हैं बेटा। तो देखो इसको, नेक्स्ट आपका आता है अब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आपको बता रखा है मैंने, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बेटा जी, इसको सुन लो अब। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, सुनो ध्यान से। एलिमेंट हैविंग स्टेबल, या फिर लिखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट हैविंग स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल हाफ फिल्ड और फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन is higher than next coming एलिमेंट, हायर देन नेक्स्ट कमिंग एलिमेंट। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हुई आपके। क्या कहा हमने आपसे कि हमने कहा आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट हैविंग स्टेबल हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज हायर देन नेक्स्ट कमिंग एलिमेंट। इसका मतलब क्या होता है, अभी एग्जाम्पल से समझाएंगे, पहले इसको लिख लो बेटा। अब हम डिस्कस करते हैं ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे वेरी करती है। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे इसके अंदर वो है अब हमारा इसके अंदर इन अ ग्रुप, कि ग्रुप में इसका वेरिएशन क्या है। तो बेटा बहुत ध्यान से देखो, जब हम ग्रुप में टॉप से बॉटम आते हैं, तुम्हें पता है नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, पहले एक शेल, फिर 2 शेल एंड 3 4 5, ऐसे टॉप से बॉटम आओगे, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे, अभी बताया था। और जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, और जब एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। क्योंकि अभी हमने ये देख रखा था कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो रिलेशन था वो क्या था, कि आयनाइजेशन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियाई। तो यहाँ पर लिख लें आप, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, टॉप से बॉटम आओगे, रेडियस बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप due to increase in atomic radii। ठीक है बेटा, टॉप से बॉटम आओगे, रेडियस बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज होगी। जैसे कि हम यहाँ पर बात करें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, टॉप से बॉटम आ रहे हैं हम। नंबर ऑफ शेल देखो बेटा, टॉप से बॉटम आ गए। अब इसमें हम बात करेंगे नंबर ऑफ शेल क्या हो रहे हैं टॉप से बॉटम, नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस। एटॉमिक रेडियाई क्या हो गया इसमें, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो गया बेटा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। तो याद रखो, टॉप से बॉटम आने पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। और भी लिख सकते हैं इसके अंदर आप एग्जांपल, सेकंड ग्रुप ले लो, लेकिन अब मैं डायरेक्ट हैलोजन लेता हूं। याद रखना हैलोजन कौन से होते हैं, 17 ग्रुप के एलिमेंट, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। टॉप से बॉटम आओगे, शेल बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, समझदार बच्चे हो तुम, समझ में तुम्हारे आ गया होगा। अब हम बात कर रहे हैं इन अ पीरियड। तो बेटा पीरियड में देख लो क्या होगा, इसकी नॉलेज तुम्हें है, इसके पीरियड में क्या होगा। तो अब ध्यान से देखें बेटा, हम इन अ पीरियड की अगर हम बात करें, इन अ पीरियड, तो यहां पर तुम क्या कहोगे, इन जर्नल बेटा कॉल आ रही है, 1 मिनट। तो बेटा अब देखो इन अ पीरियड, इसमें क्या होगा, इन जर्नल
आयोनाइजेशन एंथैल्पी increases from left to right in a period due to increase in nuclear charge and decrease in atomic radii। ठीक है बेटा, ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई तो बहुत अच्छी बात। तो ध्यान से देखो मैंने क्या कहा आपसे। हम जानते हैं जब पीरियड में हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा ये कि आपका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा, और जब एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा तो होना क्या चाहिए, तो आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होनी चाहिए। तो यहाँ आप ध्यान से देखें ज़रा, हमने यहाँ पर लिखा लिथियम का एटॉमिक नंबर बेटा कितना है, 3 है। लिथियम की देखो, लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बेटा, 1s2 2s1। लिथियम के बाद क्या आता है आपका बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या आती है, 1s2 2s2। बेरिलियम के बाद क्या आता है बेटा, बोरॉन। इसकी क्या थी, बोरॉन की 1s2 2s2 2p1 सब सिखा रखी है आपको। बोरॉन के बाद क्या आता है बेटा, कार्बन 1s2 2s2 2p2। कार्बन के बाद क्या आएगा बेटा, नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4। ठीक है बेटा, ऑक्सीजन के बाद क्या आएगा, ऑक्सीजन के बाद आएगा फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5। ठीक है बेटा, फ्लोरीन के बाद क्या आएगा, नियॉन 1s2 2s2 2p6। ठीक है, ये बता रखा है आपको कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है। अब ध्यान से देखो, एक पॉइंट आपको लिखवाया था जब हमने फैक्टर्स लिखवाए थे कि जो स्टेबल हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होगी उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी अपने से एक आगे वाले से ज़्यादा होगी। अब हाफ देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पर एस में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ देखो पी में कितने हैं, यहाँ पर पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं बेटा, 1 2, पी में 1 है। यहाँ पी में कितने हैं बेटा, पी में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इसमें आप देखें पी में कितने हैं, 1 2, यहाँ पर पी में 3 हैं। यहाँ पर आप देखें पी में कितने हैं बेटा, 1 2 3 4। आप जानते हो कि पहले सबको हाफ फिल्ड करते हैं, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करते हैं, ये बता रखा है मैंने आपको। अब ध्यान से देख लो, यहाँ पर अगर एस में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दिख जाएंगे आंखों से, बोलो दिखेंगे या नहीं दिखेंगे। ठीक है, अगर एस में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो फुल फिल्ड है। पी में अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो वो फुल फिल्ड है। डी में अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो वो फुल फिल्ड है, ऐसे ही एफ में। अब अगर पी में 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो हाफ फिल्ड है। डी में 5 इलेक्ट्रॉन है तो वो हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड पार्शली फिल्ड से ज़्यादा स्टेबल होता है। बात आई समझ में कि हाफ फिल्ड हो या फुल फिल्ड हो, वो पार्शियली फिल्ड से ज़्यादा स्टेबल है, और जब ज़्यादा स्टेबल है तो वो नहीं चाहेगा कि उसका इलेक्ट्रॉन निकले। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। तो जो हाफ फिल्ड होगा या फुल फिल्ड होगा उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी अपने से एक आगे वाले से ज़्यादा होगी। क्लियर है बेटा, एकदम अच्छी बात है। समझ में आ गई तो, नहीं आई तो दोबारा सुन लो, आ जाएगी समझ में। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब ध्यान से देखो, होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़नी चाहिए थी ना। बट होगा क्या, होगा ये कि जो ये देखो ये फुलफिल्ड है, जो फुलफिल्ड होगा उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी अपने से एक आगे वाले से ज़्यादा होगी, और जो हाफ फिल्ड होगा उसकी भी अपने से एक आगे वाले से ज़्यादा होगी। 3 हाफ फिल्ड है, 4 पार्शियली फिल्ड होंगे, 5 भी पार्शियली फिल्ड होंगे, 6 फुल फिल्ड होगा। ठीक है, सुन लो ध्यान से, 3 हाफ फिल्ड, तो 4 को हम हाफ फिल्ड नहीं बोलेंगे, 4 भी पार्शियली फिल्ड होगा। और एस अगर 1 है
तो वो हाफ फील्ड नहीं कहलाया जाता। एस की हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी नहीं होती। ठीक है बेटा, दिख रहा है ना, ये एस में 1 है तो उसकी कोई स्टेबिलिटी नहीं है, एस हमेशा फुलफिल्ड होगा। पी आपका हाफ फील्ड अगर 3 है, 3 से 4 या 5 है तो वो भी पार्शियली फील्ड होगा, 3 से कम है तो वो भी पार्शियली फील्ड, 6 है तो फुल फील्ड। तो क्या देखा हमने, सुन लो ध्यान से, ट्रेंड वही है कि जिसका रेडियस कम है उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है। लेकिन जो तीसरा पॉइंट लिखवाया था कि अगर हाफ फील्ड या फुल फील्ड है तो आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। अब यहाँ पर जो ऑर्डर है वो क्या है, सबसे कम किसकी है, ध्यान से देखो, सबसे कम है लिथियम की। लिथियम की बात किसकी होगी, बोरॉन से ज्यादा बेरिलियम से ज्यादा कार्बन की बात ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, अपने से एक आगे वाले से ज्यादा है। मुझे पूरी उम्मीद है ये बात तुम्हारे समझ में आ गई होगी बेटा, आ गई ना, बहुत बढ़िया बेटा। अब हम डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो सबसे पहली जो एप्लीकेशन है इसके अंदर वो है आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड मेटेलिक करेक्टर। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है, कौन बताएगा, हाथ उठाओ जल्दी और खुद को ही बता लो फिर क्या होता है, जल्दी बताओ। बता दिया, चलो अब हमसे सुन लो बेटा। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन को लूज करके उस पर पॉजिटिव चार्ज आने की जो टेंडेंसी है वो क्या है आपका, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। समझ में आ गई यहाँ तक बात। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या थी आपकी, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन and gain positive charge, to lose electron and acquire positive charge। ठीक है बेटा, and acquire positive charge, बात समझ में आ गई। टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड एक्वायर पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इज कॉल्ड क्या, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ठीक है ना बेटा, आ गई बात समझ में, चलो बहुत अच्छी बात। अब ध्यान से सुनो, इसका मतलब क्या था कि जिस पे से जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। एलिमेंट की टेंडेंसी कि उस पे से इलेक्ट्रॉन निकल जाए और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोलते हैं। अब पॉजिटिव चार्ज किस पे आता है, मेटल पे आता है। तो हमने क्या देखा, ये दोनों चीजें आपस में कनेक्ट हैं। ठीक है ना, तो हमने क्या देखा, मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस, इसको छोड़ो पहले। अब ये देखो, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। कितने बच्चों के ये पॉइंट समझ में आया, बताओ कितने के आया, कितनों के नहीं आया तो शाबाश, बहुत समझदार बच्चे हो तुम। नहीं आया तो घबराने वाली बात नहीं है, दोबारा सुनो। हम जानते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है, अगर एनर्जी ज्यादा देनी पड़ रही है मतलब इलेक्ट्रॉन देर में निकल रहा है या नहीं, क्लियर। और अगर एनर्जी कम देनी पड़ रही है, कम एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल रहा है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा मतलब वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इसका मतलब कि जितनी कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। आई बात समझ में, ठीक है बेटा। तो यहाँ क्या देखा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन आयोनाइजेशन, विद डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, न्यूक्लियर चार्ज के। और न्यूक्लियर चार्ज या कह सकते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था एटॉमिक रेडियस के। बात समझ में आ गई। जितना कम न्यूक्लियर चार्ज, जितना ज्यादा रेडियस उतना कम न्यूक्लियर चार्ज, जितना कम न्यूक्लियर चार्ज उतनी कम आयनाइजेशन, और जितनी कम आयनाइजेशन उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। बात समझ में आ गई बेटा, एकदम बहुत बढ़िया। आनी चाहिए, नहीं आई तो दोबारा सुन लेना, आ जाएगी। ठीक है, अब हमने देखा है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स आर कॉल्ड मेटल। ठीक है बेटा, ये रब कर दे रहा हूं मैं, इसको लिखो
इसके बाद हम एक पॉइंट और जानते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स आर कॉल्ड मेटल। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम ये भी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स आर कॉल्ड मेटल्स। ठीक है बेटा, एंड मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज मेटेलिक करेक्टर या मेटेलिक नेचर इंक्रीजेस with increase in इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर क्या देखा हमने कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं वो मेटल होते हैं, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव उतना स्ट्रॉन्ग मेटल। तो अब एक बात समझ लो, क्या समझ लो कि मेटेलिक करेक्टर, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मेटेलिक करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। यहीं छोड़ दो तो काफ़ी है, और चाहो तो और लिख लो। और ये आपका न्यूक्लियर चार्ज और ये आपका एटॉमिक रेडियस। ठीक है बेटा, हमेशा एटॉमिक रेडियस से याद रखना है मुझे बस। ठीक है, एटॉमिक रेडियस से जितना ज़्यादा एटॉमिक रेडियस, इसको छोड़ दो अभी, जितना ज़्यादा एटॉमिक रेडियस उतनी कम आयोनाइजेशन, जितनी कम आयोनाइजेशन उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव उतना ही स्ट्रॉन्ग मेटल। ठीक है बेटा, क्लियर हो यहाँ तक बात? रब कर दें ये एकदम, चलो अच्छी बात है। अब हम बात कर रहे हैं इसके अंदर वेरिएशन या ट्रेंड्स। तो नेक्स्ट हम आते हैं इसके अंदर ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड मेटेलिक करेक्टर इन पीरियोडिक टेबल। तो बेटा ध्यान से देख लो, सबसे पहली बात हम बात करेंगे इन अ पीरियड। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखो, तो यहां पर आप देखें ये चीज, इन जर्नल इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड मेटेलिक करेक्टर लेफ्ट से राइट जाओगे तो क्या होगा, रेडियस क्या होगा बेटा, रेडियस डिक्रीज होगा। रेडियस डिक्रीज तो मतलब मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी डिक्रीज। इन जनरल इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेस with in general electropositivity and metallic character decreases from left to right in a period। ठीक है बेटा जी, ड्यू टू इंक्रीज, या ऐसे लिख लो, ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई एंड इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है बेटा, लेफ्ट से राइट जाओगे तो मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होगा। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। लेफ्ट से राइट गए, न्यूक्लियर चार्ज क्या हुआ, इंक्रीज। एटॉमिक रेडियाई क्या हुआ बेटा, डिक्रीज। आयनाइजेशन क्या हुआ आपका, आयनाइजेशन इंक्रीज। और यहाँ पर मेटेलिक करेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का क्या हुआ बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीजेस। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज और मेटेलिक करेक्टर भी डिक्रीज। और हम जानते हैं ये नॉन मेटल है और यहाँ पर जो है ये मेटल है। ठीक है बेटा, इस एग्जाम्पल को तुम इसके लिए भी लिख सकते हो, यहाँ पर सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम
एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो जब लेफ्ट से राइट जाओगे तो लेफ्ट में तो मेटल होंगे, अब लेफ्ट से राइट जाओगे पीरियड में तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। समझ में आ गई बात? रब कर दें एकदम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलो अच्छी बात है। अब हम बात कर रहे हैं इन अ ग्रुप। अब ग्रुप में समझ लो इस चीज़ को, तो वहाँ पर भी आपकी बहुत आराम से बात समझ में आ जाएगी। तो देखो बेटा, इन अ ग्रुप, ग्रुप में टॉप से बॉटम आओगे तो क्या होगा? नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे, नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी बढ़ेगी और मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। तो इसमें क्या लिखोगे? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड मेटेलिक कैरेक्टर increases from top to bottom in a group due to increase in एटॉमिक रेडियाई। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई यहाँ तक बात? हम बात करें टॉप से बॉटम, हम अगर आ रहे हैं यहाँ पर तो देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, टॉप से बॉटम आ गए। ठीक है, तो जब टॉप से बॉटम यहाँ पर आओगे तो क्या देखोगे? यहाँ पर नंबर ऑफ शेल क्या हो गए? इंक्रीज, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो गए। फिर हम बात करेंगे टॉप से बॉटम आओगे, एटॉमिक रेडियस क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज। फिर हम बात करेंगे आयनाइजेशन क्या हो गया आपका? आयनाइजेशन टॉप से बॉटम आने पे डिक्रीज हो गया। और यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या हो गई? इंक्रीज। और यहाँ पर मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या हो गया आपका? इंक्रीज। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी इंक्रीज हो गई और मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या हो गया? इंक्रीज। ठीक है बेटा, टॉप से बॉटम जब भी आओगे ये सारे काम होंगे। याद रखना, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ये मेटल है, ये रिएक्टिव मेटल है, ये इससे ज़्यादा रिएक्टिव, ये इससे ज़्यादा रिएक्टिव एंड सो ऑन। ठीक है, इसकी जगह आप सेकंड की एग्जांपल भी ले सकते हो। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर, बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। तो ये राजी और फ्रेंशियम बेटा रेडियो एक्टिव थे, इसीलिए इसकी स्टडी ज़्यादा हम नहीं करते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पर भी सेम कहानी बनेगी। ये आपको एप्लीकेशन समझ में आ गई होगी अच्छे से, पूरी मुझे उम्मीद है आ गई ना? रब कर दें, कॉपी करो इसको, फिर इसको रब करते हैं हम। चलो अब रब करते हैं। इसके अंदर नेक्स्ट एप्लीकेशन पे हम आते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन था इसका आपका बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड। बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड, सेकंड था बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड। बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। तो बेटा तुम्हें पता है कि मेटल की जो ऑक्साइड होती हैं वो बेसिक होती हैं, पता है या नहीं पता? पता है ना? तो यहाँ क्या लिखोगे? मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है बेटा, बेसिक नेचर की होती हैं। बेसिक का मतलब क्या होता है? इस फिनोप्सिलीन को पिंक करेंगे, रेड लिटमस को ब्लू करेंगे, और क्या करेंगे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। और क्या करेंगे? आपका ये टर्मरिक को रेड करेंगे, और ये मिथाइल ऑरेंज को क्या करेंगे? उसको ये येलो करेंगे। लिख लेना जो मैंने बोला है। ठीक है बेटा, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है बेटा, और हमने क्या देखा? बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड, BASIC, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज विद इंक्रीज इन मेटेलिक कैरेक्टर। जितना ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर होगा उतना ज़्यादा बेसिक नेचर बढ़ेगा। ये पता है ना बेटा जी? चलो बहुत अच्छी बात है। अब वेरिएशन की हम बात करें इसकी, इन अ ग्रुप। हम ग्रुप की अगर हम बात करते हैं बेटा तो ध्यान से देखो, टॉप से बॉटम आओगे। मैं एग्जाम्पल से समझा दे रहा हूँ, खाली समझ जाओगे उसी से ही। यहाँ पर मैंने लिखा Li2O, इस
टॉप से बॉटम आ रहे हैं। यहाँ लिखा मैंने आपका Na2O, यहाँ लिखा K2O, ये हो गया Rb2O, यहाँ पर हो गया CS2O। इंपॉर्टेंट है बेटा बहुत ज़्यादा, ठीक है। सबके ऑक्साइड बन गए हमारे। टॉप से बॉटम आ जाओ इसके अंदर। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज, ठीक है। एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मेटल क्या हो रही है, या ऐसे सिंपल हम बात कर ले रहे हैं, मेटेलिक कैरेक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज। और मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ मेटल भी क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है बेटा। इसका मतलब क्या हो गया, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या हो गया, इंक्रीज। आ सकता है क्वेश्चन, ये याद रखना, टॉप से बॉटम आने पे बेसिक नेचर हमेशा बढ़ेगा, ठीक है ना बेटा। सीजियम ऑक्साइड सबसे ज़्यादा बेसिक होगी। ये रब कर देना एकदम, चलो शाबाश, बहुत अच्छी बात। अब हम बात करते हैं इसको इन अ पीरियड, हम पीरियड में बात करते हैं, अभी ख़त्म करते हैं फिर इस बात को भी यहाँ पर। अब पीरियड में देखो बेटा, यहाँ पर इन अ पीरियड में क्या होगा बेटा, इसमें हम देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा, सपोज यहाँ पर मैंने लिखा आपका Na2O, यहाँ पर लिखा मैंने MgO, यहाँ पर लिखा मैंने Al2O3, ठीक है बेटा। यहाँ लिखा मैंने SiO2, फिर क्या आता है आपका P2O4, P2O5, और यहाँ लिखा मैंने आपका SO2, ठीक है बेटा। लेफ्ट से राइट जा रहे हो पीरियड में, लेफ्ट से राइट गए। अब क्या हुआ इसके अंदर, यहाँ पर आपका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, एटॉमिक रेडियस क्या हुआ, डिक्रीज, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मेटल क्या हो गई, इंक्रीज, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या हो गई बेटा, डिक्रीज, मेटेलिक करेक्टर भी क्या हो गया बेटा, डिक्रीज। और यहाँ पर बेसिक नेचर भी क्या हो गया, इंक्रीज। इनफैक्ट ये दोनों बेसिक थी, ये एम्फोटेरिक थी, मतलब ये बेसिक नेचर भी शो करती है और एसिडिक भी, उसके बाद वाली आपकी एसिडिक थी, ठीक है बेटा। बात समझ में आ गई ना, सिंपल है, समझ में आ गई होगी। एक सी कहानी है कि लेफ्ट से राइट जब जाओगे तो रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा, तो मेटेलिक करेक्टर रेडियस घटेगा, लेफ्ट से राइट गए रेडियस डिक्रीज हुआ, मेटेलिक करेक्टर भी डिक्रीज हुआ, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी डिक्रीज हुई, बेसिक नेचर भी डिक्रीज हो गया, ठीक है बेटा। लिख लो इसको, कॉपी कर लो। अच्छा चलो एक बात और सुन लो, इसके अंदर ये एल्यूमिनियम और जिंक के जो ऑक्साइड होते हैं ये एम्फोटेरिक होते हैं, दोनों याद रखना भी। तो और भी होते हैं, लेकिन फिलहाल आप एल्यूमिनियम और जिंक को याद रखें। लिख लो इसको।